गुड आफ्टरनून ऑल। हम जो बात कर रहे थे, देखो ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ की, जितने आप सर्च करोगे उतने कम है। तो हमारे पास में एक पार्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ, शो दैट वाले केसेस, और थर्ड है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, राइट। तो जो प्रूफ वाले केसेस है वो बहुत है, नंबर ऑफ, मतलब आप 100 ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, इसकी भी क्वेश्चंस देखेंगे अपन। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो बच्चे मुझे टेक्स्ट वगैरह करे थे, पहले उसको देख लेते, वो भी अच्छे ही लगे। और ये आपके पास में, अपने पास में समय जितना है उतने में क्या पता हो पाएंगे कि नहीं, जितने होंगे अपने पास में उतना बेटर, ठीक। ओके, पहला क्वेश्चन है अपने पास में। ओके, देखो पहला क्वेश्चन है, साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। हाँ ठीक है, पहला क्वेश्चन है। थोड़ा एक एक करके अपन क्वेश्चंस लेते हैं। यानी इसमें ऐसा है कि मिनिमम आप 100 क्वेश्चंस तो भी आपने अटेम्प्ट करने को ना, शो दैट के केसेस में, और सब अलग अलग कैटेगरी के, सब अलग अलग है। संध्या इंगड़े ने भेजा था, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, इफ साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, एक पार्ट ये है, एंड कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू अगेन 1/2, राइट। ओके, एंड ए प्लस बी इज इन बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री। ओके, इजी है। ए ग्रेटर देन बी, और कंडीशन ए की है, ए इज ग्रेटर देन बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक, ये एक पार्ट है, पहला क्वेश्चन ये था। हाँ, एनसीईआरटी, चलो कोई इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। इसके पहले क्वेश्चंस करेंगे आपने, ऐसा कोई करे होंगे आंसर ए और बी का? ठीक है, मैं बताता हूँ। लेकिन ये करने से पहले हमको एक लॉजिक मालूम होना चाहिए, और वो रहता कन्वर्शन एंगल का। मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। हमने जो बेसिक लिए थे पहले, उसमें से एक पार्ट थोड़ा रहा था, क्या साइन ऑफ 90 माइनस थीटा का मीनिंग होता है कॉस थीटा, ठीक है। अभी एक्चुअली क्या रहते, तो ये सभी एंगल आपस में इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बनाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री यानी साइन 90 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा, उसके बाद में कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा का मीनिंग हो जाता है साइन थीटा। ये एक पेयर बनी, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, पहले मैं सारे पेयर्स लिख लेता हूं एक साथ में। उसके बाद में tan ऑफ 90 माइनस थीटा का मीनिंग क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा का मीनिंग क्या होता है, tan थीटा, राइट। उसके बाद में बनी बचा कौन अब, सेक और कोसेक। तो सेक ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल कोसेक थीटा, और कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, सेक थीटा। सर ये ऐसा क्यों होता है, तो ये अभी रीजन हमको जानने की जरूरत नहीं है। ये सारे के सारे हम निकालते कंपाउंड एंगल से, और जब हम फाउंडेशन की बैच में अगर टॉपिक लेंगे तब वहां पर ये शो दैट करेंगे कि भाई शो दैट साइन ऑफ 90 माइनस थीटा का मीनिंग कॉस थीटा क्यों होता है, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा का मीनिंग साइन थीटा क्यों होता है, tan ऑफ 90 माइनस थीटा का मतलब कॉट थीटा क्यों होता है। इसका मीनिंग क्या हो पता है क्या, देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी रहती है, साइन 30 की वैल्यू रहती है 1/2, ओके। अगर मैं इसको 90 से माइनस करूं तो 90 माइनस 30 बनेगा। इसका मतलब कॉस ऑफ 60 की वैल्यू भी क्या रहेंगी, 1/2। समझ में आ रहा है। tan 30 की वैल्यू, देखो tan 30 की वैल्यू रहती है 1/√3। तो 1/√3 कॉट के किस एंगल की रहेंगी, cos 60 की, cot 60 की, cot। तो cot ऑफ 60 की वैल्यू भी क्या रहेंगी, 1/√3, ठीक है। और एक लेते हैं सेक वाला केस। सेक ऑफ 30 डिग्री, सेक ऑफ 30 डिग्री रहता है 2/√3। सेक किसके साथ में पेयर बना रहा, कोसेक के। तो कोसेक का कौन सा एंगल की वैल्यू 2/√3 रहेंगी, कोसेक 60 की। बात समझ में आ रही है। तो ये ऐसा होता है, पेयर बनती है सेक कोसेक की, tan कॉट की, और साइन और कॉस की, ठीक। ये हो गया एक पार्ट। क्या साइन 90 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, ओके। अब देखो हुआ क्या, ये अगर मैं बोल दूं कि सर साइन ऑफ ए माइनस बी मेरे पास में क्या है, 1/2 है, ठीक। और कॉस ऑफ ए प्लस बी ये भी कितना है, 1/2। तो पहले हम ले लेंगे क्या, इफ साइन ऑफ ए माइनस बी इज 1/2, 1/2, इसका मीनिंग क्या हो पता है,
कि ये जो a माइनस बी है, साइन का कौन सा एंगल 1/2 रहता? साइन 30 डिग्री, अपने को मालूम है साइन 30 डिग्री वैल्यू कितनी रहती है? 1/2। इसका मीनिंग ये हुआ क्या a माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी? 30। मैं डिग्री में लिख रहा हूं इसको, 30 डिग्री, राइट? देखो साइन ऑफ a माइनस बी 1/2 है और साइन ऑफ 30 डिग्री भी 1/2 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो a माइनस बी था यही 30 डिग्री था। अरे बात जम रही है? तो हमने पहली कंडीशन तो ये लिख लिया कि a माइनस बी इट वॉट 30 डिग्री। सिमिलरली कॉस ऑफ a प्लस बी 1/2 है, तो मैं क्या बोल दूं यहां पर? कॉस ऑफ a प्लस बी इज वॉट 1/2। अब कॉस का कौन सा एंगल? तो कॉस 60, ये आपको मेमोराइज होना, वो जो टेबल था, तो कॉस 60 रहता है आपका 1/2। अब कॉस ऑफ a प्लस बी भी 1/2 है, कॉस 60 डिग्री भी 1/2। इसका मतलब क्या हो गया कि a प्लस बी इज वॉट 60 डिग्री। ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। ओके, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 a माइनस बी a प्लस बी है, तो एक बार ऐड कर दो, काम हो जाएगा। हम क्या बोल देंगे? 1 + 2 कर दो, बस 1 + 2 तो हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, एंड a प्लस बी इज इक्वल टू वॉट 60 डिग्री। दोनों को ऐड कर देंगे, a प्लस a बन गया आपका 2a, माइनस बी प्लस बी गेट कैंसल, 30 + 60 हो गया आपका 90। देयरफॉर a इज इक्वल टू 45 डिग्री। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। 1 में रखो, 2 में रखो, एक ही बात है, 2 में कर दो, 1 में रखे। a माइनस बी 30 डिग्री है, तो a माइनस बी इज वॉट 30 डिग्री। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी थी? 45 डिग्री। 45 माइनस बी इज इक्वल टू 30, देयरफॉर b इज इक्वल टू 45 माइनस 30, यानी b इज इक्वल टू 15। ओके, अब देखो कंडीशन पर आते हैं हम। कंडीशन क्या थी? कंडीशन थी हमारे पास में क्या a प्लस बी ये 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। इसका मीनिंग ये है क्या 90 डिग्री इक्वेलिटी, इसका मीनिंग क्या होता कि a प्लस बी 90 रह सकता, नहीं भी रह सकता, उससे बड़ा नहीं रहेगा a प्लस बी। और एक है एंगल a इज ग्रेटर देन b होना चाहिए। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 45 डिग्री है, b की वैल्यू 15 है, मतलब a इज ग्रेटर देन b ऑलरेडी है। ये ऐसे कुछ क्वेश्चन जो रहते हैं कि जहां पर हम एलिमिनेट की बात करते हैं या फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b की बात आती है। ओके, एक क्वेश्चन और था, ठीक है, एक सेकंड क्वेश्चन ही, पहले डाउट के क्वेश्चन ले लेते फिर बाद में तुम्हारे आते हैं आर डी शर्मा पर। ओके, एक क्या था? हाँ, इफ साइन 3, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, मतलब एग्जाम ओरिएंटेशन के हिसाब से, दोनों भी बोर्ड के, स्टेट और सीबीएसई के हिसाब से। इफ साइन 3a इज इक्वल टू, एकदम शांत बस। इफ साइन 3a इज इक्वल टू कॉस ऑफ a माइनस 26, कॉस ऑफ, अच्छा ये लॉजिक इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ध्यान में देना। ये क्वेश्चन आप ऐसा समझ के चलो कि 2 मार्क 3 मार्क के लिए आपके एग्जाम ओरिएंटेड एंड वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन कि 3a इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मीनिंग क्या होता है कि ऐसा एंगल कि सपोज करो ये 3a जो है वो 0 डिग्री से लेकर तो 90 डिग्री के बीच में रहेगा। ये एक्यूट एंगल की डेफिनेशन है कि जो एंगल एक्यूट है 3a बोल रहे हैं हम। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, देखो साइन और कॉस में रिलेशन है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? साइन को और कॉस को, साइन को कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा या कॉस को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दो में से कोई तो एक काम करना पड़ेगा। जैसा अगर यहां पर हम बात करेंगे, देखो यहां पर साइन 90 माइनस थीटा का मीनिंग कॉस थीटा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर हमारे पास में सिर्फ कॉस थीटा की वैल्यू है तो हम कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। तो यहां पर क्या है? साइन 3 है, साइन 3a है, तो हम क्या बोलेंगे? क्या साइन ऑफ 3a इज इक्वल टू कॉस ऑफ a माइनस 26 डिग्री। दैट मीन्स साइन 3a को हम कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। कॉस ऑफ 90 माइनस 3a इज इक्वल टू, ये एज इट इज जैसा का वैसा, कॉस ऑफ a माइनस 26। बात समझी क्या? ओके, हमने क्या करे कि जो साइन था इसको कॉस में कन्वर्ट करे। अगर मेरे पास में कॉस थीटा रहता था, मैं यहां पर लिखता हूं इसको, अगर मेरे पास में क्या रहता था? कॉस थीटा रहता था, तो मैं कॉस थीटा को साइन में कन्वर्ट कैसा करूंगा? कन्वर्शन बोलते हैं हम उसको, कन्वर्शन, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। अब मेरे पास में क्या है? साइन 3a है, साइन 3a। अगर मुझे साइन को कन्वर्ट करना है तो सपोज करो साइन ऑफ थीटा है, तो साइन थीटा को कन्वर्ट कैसा करेंगे? कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। अब मेरे पास में है साइन 3a,
एंगल 3 है, जो थीटा था वो 3 है, तो अब वो कॉस में कन्वर्ट कैसा हो जाएगा? 90 माइनस ऑफ 3a। अब एक बात तो पक्की है, क्या कॉस ऑफ 90 माइनस 3a, इधर कॉस ऑफ है, इधर भी कॉस, कैंसिल नहीं होते। ओके, कैंसिल नहीं होते, 10 तक के करते होंगे तो मुझे मालूम नहीं, कैंसिल नहीं होते, इक्वेट होते, कैंसिल नहीं होते, इक्वेट होते, बरोबर। यानी वो एक मैन में एक तलवार है और एक मैन में एक तलवार है, तो जब खेलेंगे दोनों भी तो सर मैन मैन कैंसिल होगी, तलवार ही है, मैन मैन कैंसिल वैसा होता है क्या? ये हाँ, तो मैन मैन साइड में निकाल कर रख दो आप, उसको कैंसिल नहीं कर सकते। जैसा एग्जांपल के तौर पर 3x इज इक्वल टू, सपोज कर बोलता हूँ 12x स्क्वायर है, सपोज करो ऐसा है, तो हम 3 1 3 4 जार कर सकते, x को कैंसिल कर सकते x से। ऐसा cos cos कैंसिल नहीं होता, cos cos कैंसिल नहीं होता, हम क्या बोल देंगे? इक्वेटिंग, ऑन इक्वेटिंग। आप ऐसा वर्ड यूज करो, कैंसिल बोलोगे तो गड़बड़ है, डोंट वरी, बहुत सारे 10th के लोग उसको कैंसिल ही कर देते, लेकिन कैंसिल नहीं होता, कैंसिल नहीं बोल सकते उसको हम, कि cos cos कैंसिल हो गया दोनों साइड का, इधर का COS गया, इधर का COS गया। अगर ऐसा रहता ना तो देखो मतलब थोड़ा कॉमेडी पार्ट क्या बनता, अगर आप चले और हो भी होता भी होगा पता नहीं, सर देखो कितना बढ़िया होता, ये cos गया, कहाँ गया? ये भी cos गया, सर ये ब्रैकेट भी गया, ये भी ब्रैकेट गया, ये ब्रैकेट गया, ये ब्रैकेट गया, ठीक है, ये A गया, ये भी A गया, ऐसा माइनस गया, ये इधर ही माइनस गया, ये माइनस गया। अच्छा ये क्या है? 9 और 0, सर एडजस्ट कर लो, अब क्या करें इसमें एडजस्ट, 6 प्लस 2 8 हो रहा है, ये 9 हो रहा, तो 9 में से 1 रहा, ये 8, ऐसा नहीं होता कुछ अन्य से, मतलब कॉस कॉस कैंसिल नहीं होते। ये ऐसा कर सकते क्या जो मैंने करा अभी? नहीं। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो इसका मतलब कॉस कॉस भी कैंसिल नहीं होता। आप बोलो उसको ऑन इक्वेटिंग, देयरफॉर 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये माइनस 3a को उधर भेज देंगे और 26 को इधर लेकर आ जाएंगे, तो 90 प्लस 26 इज इक्वल टू 3a प्लस a। देयरफॉर 90 प्लस 26 कितना हो रहा? 116 इज इक्वल टू 4a। देयरफॉर a इज इक्वल टू 116 डिवाइडेड बाय 4, यानी a इज इक्वल टू 29। ओके, अब देखो जो कंडीशन दी गई है एक बार उस पर नजर मार लेना, कि जो कंडीशन थी एक बार टैली कर लेना। क्या a अगर 29 है तो 3a की वैल्यू क्या आएंगी? 3a, इफ a इज 29 तो 3a की वैल्यू आ जाएंगी 3 इंटू 29। 3 इंटू 29 कितना होता है? 87। अगर ये 87 होता है तो 87 हमारा 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में है क्या? यस, यानी हमारा आंसर करेक्ट है। तो आप टैली कर सकते हैं फाइनल स्टेज पर, क्या ये इसको बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने जो आंसर निकाले वो आंसर टैली होता है क्या? तो टैली होता है क्या? तो यस, ए हमारा 29 आया और 3 हमारा 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में एक क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम, कौन चेंज करते हैं? ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। अब तुम्हारे इसमें देखते हैं कुछ क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन थे शायद। हाँ देखो, एक ये भी है, ये थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस में आ जाते हैं भी। शो दैट tan ऑफ 48 इंटू tan ऑफ 23 इंटू tan ऑफ 42 इंटू tan ऑफ 67 इज इक्वल टू 1। ओके, अब देखो यार, इसको समझने के लिए आपको 2 बातें मालूम होना। एक बात जो बहुत सारे बच्चों को मालूम रहती है कि tan थीटा का मीनिंग होता है 1/cot थीटा। ओके, इसका मतलब tan थीटा इंटू कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू रहता है 1, ये मालूम है, क्योंकि tan थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cot थीटा, फिर tan थीटा cot थीटा का होता है 1। दूसरा, क्या tan ऑफ 90 माइनस थीटा का मीनिंग होता है cot थीटा। ओके, इसको ऐसा करो आप, tan थीटा का मीनिंग cot ऑफ 90 माइनस थीटा। ठीक, ओके, tan थीटा इज इक्वल टू cot ऑफ 90 माइनस थीटा। अब क्या करते, क्या पहले एंगल चेक कर लो कि देखो 48 और ये 42, इन दोनों का सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से इन दोनों का सम 90 आता है, दिख रहा है। और उसके बाद में 23 और ये 67,
कॉम्प्लीमेंट्री। तो हम क्या करेंगे, ये 48 और ये 42 इसको नजदीक नजदीक लिख लेंगे, यानी tan ऑफ 48 इंटू tan ऑफ 42, ये एक पेयर बना लिया, इंटू tan ऑफ 23 इंटू tan ऑफ 67। जो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होते पहले उनको पास में लाके पेयर बना लेना। तो हमारे पास में अगर 4 एंगल्स का मल्टीप्लीकेशन, LHS ले रहे हो, हम बात कर रहे हैं LHS के, LHS इज व्हाट, दिस वन, कि जो ये इसका पेयर इसके साथ में बना है और इसको पास पास में लिख लिए, ठीक है, फिर इसका पेयर इसके साथ में बना है और इसको पास पास में लिख लिए। अब क्या करते कि ये tan 48 है तो इसको ऐसे ही रहने देते और इसको कॉट में कन्वर्ट करते, पेयर के दूसरे मेंबर को कॉट में कन्वर्ट करते। तो कैसा करेंगे, कॉट ऑफ 90 माइनस 42, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि tan थीटा का मीनिंग क्या होता है। अगर ये 42 मेरा थीटा है तो tan थीटा का मीनिंग कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा रहता है, राइट। सिमिलरली एक पेयर इसको ऐसे रहने देंगे 23 को, और ये tan 67 को क्या बोलेंगे, कॉट ऑफ 90 माइनस 67, ठीक है, बात जम गई। अब ये tan 48 तो एज इट इज है, इंटू ये क्या बन जाएगा, कॉट ऑफ 48, ठीक, इंटू tan ऑफ 23 इंटू 90 माइनस 67, तो ये बन जाएगा कॉट ऑफ 23। अब देखो यार क्या होता, क्या tan और cot का मल्टीप्लीकेशन हमेशा 1 रहता, प्रोवाइडेड उनके एंगल्स सेम होना चाहिए, सेम। अगर यहां पर 50 है तो यहां भी 50 होना, अगर वहां 40 है तो वहां भी 40 होना। अब मैं बोलूंगा कि tan और cot का मल्टीप्लीकेशन 1 होगा, लेकिन कब होगा, जब ये 48 है तो आपका ये भी 48 होना चाहिए। अब मैं क्या बोलूंगा, इसका आंसर क्या आ गया, 1 इंटू यहां पर tan 23 cot 23, ये भी एंगल 23 है, ये भी एंगल 23 है। अब इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 1, तो 1 इंटू 1 हमारे पास में आंसर क्या आ गया, 1, एंड विच इज इक्वल टू RHS। ओके, ये भी एक पार्ट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर क्या है, पहले से स्टार्ट करते कि नीचे से ऊपर लिखा है बरो। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखते तुम्हारे इसमें का, यानी ये वाला पार्ट क्या बोला है, इफ tan A इज इक्वल टू n tan B। ओके, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के तौर पर, ठीक है, एंड sin A इज इक्वल टू m sin B। ओके, देन शो दैट cos square A इज इक्वल टू m square माइनस 1 अपॉन m square प्लस 1। बरोबर है, tan A और, ठीक है। अब देखो शो दैट पर आ जाओ। अगर ऐसे क्वेश्चन है 3 मार्क 4 मार्क के लिए, हमारे पास में हमको चाहिए आंसर किस में, cos स्क्वायर A में, एक पार्ट तो ये है, ठीक है। तो cos स्क्वायर A को हम लिख सकते 1 माइनस साइन स्क्वायर A, फिर 1 माइनस साइन A इंटू 1 माइनस साइन B, m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m प्लस 1 है क्या, n स्क्वायर माइनस 1 है, सॉरी, n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, एक ट्राई करके देखते हैं। tan A, ये कहाँ गया हमारे पास में, tan A अपॉन tan B इज इक्वल टू n बनेगा। ओके, ये एक पार्ट। दूसरा sin A अपॉन sin B, ये बन जाएगा हमारे पास में m, ठीक है। ओके, चलो कोई बात नहीं। अब क्या करते, एक बार m स्क्वायर निकाल कर देखते हैं। m स्क्वायर हमारे पास में क्या बनेगा, थोड़ा ध्यान से देखो। क्या हम कर रहे हैं कि भाई RHS जो है पहले उसको निकालने की कोशिश करते हैं हम, कि m स्क्वायर माइनस 1, तो m स्क्वायर क्या बनेगा, m मतलब नहीं, ये m स्क्वायर, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं। अगर m मेरे पास में sin A अपॉन sin B है तो m स्क्वायर बनेगा, काय को m स्क्वायर बनेगा, एक ऐसे ही करते हैं डायरेक्टली, m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 करके देखते क्या आता है, ये RHS, क्योंकि हमारे पास में n भी आ गया और m भी आ गया, दोनों भी है। ओके, फिर m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 निकाल कर देखते, m स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, साइन A अपॉन साइन B का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन नीचे tan A अपॉन tan B का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारे पास में tan A अपॉन tan B का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये बन गया आपका साइन स्क्वायर A अपॉन
साइन स्क्वायर बी माइनस 1 अपॉन टैन स्क्वायर ए अपॉन टैन स्क्वायर बी माइनस 1। ठीक है, ओके। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर बी अपॉन, ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर भी टैन स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर बी अपॉन टैन स्क्वायर बी। ठीक, ओके, कोई बात नहीं। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर बी इनटू, ये ऊपर चला जाएगा तो टैन स्क्वायर बी को अपन लिख सकते साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी, टैन स्क्वायर बी को, और उसके नीचे ही आएगा यानी 1 अपॉन टैन स्क्वायर ए माइनस ऑफ टैन स्क्वायर बी। अभी भी बात जम रही है। चलो, एक तो ये उड़ गया, ये तो गया, ओके। अब बारी है इसकी। मुश्किल है। टैन टैन साइन में, कॉस में, साइन माइनस साइन। एक बार फिर से ट्राई करके देखते। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, ओके, इनटू ये कॉस स्क्वायर बी इधर आ गया, इनटू 1 अपॉन टैन स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर बी है, तो हम क्या बोल देंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। टैन स्क्वायर का मीनिंग होता है साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी। ओके, चलो कोई बात नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। मुश्किल लग रहा है इसको। एक मिनट रुक जाओ। कॉस स्क्वायर बी कैंसिल हो जाएगा। साइन ए माइनस साइन बी, नहीं, डिनोमिनेटर सेम का है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी का कॉस स्क्वायर बी चला गया, नहीं, इससे तो बात नहीं जमेगी। इससे नहीं जमेगा। दूसरा करके देखते हैं। यहाँ पर tan a है हमारे पास में, एक मिनट थोड़ा मैं, साइन a आ जाएगा n tan b साइन a अपॉन कॉस a इंटू कॉस a। ठीक है, ओके, इज इक्वस टू m साइन b, फिर ये साइन b गया, ये n इंटू कॉस a अपॉन कॉस b इज इक्वस टू m। क्वेश्चन बरोबर लाया ना, बस आपने, ये है क्वेश्चन तो बरोबर है ना। अगर क्वेश्चन गलत नहीं तो गड़बड़ है। कोई बात नहीं, ट्राई तो करेंगे अपन इसको। क्वेश्चन सही है। इफ tan a इज इक्वल टू n tan b, n है क्या ओपन, एंड साइन इज इक्वल टू m साइन b। एक बार क्वेश्चन चेक करो। मेरे तो क्वेश्चन में गड़बड़ लग रहा है थोड़ा। क्वेश्चन चेक करो एक बार।
वैसे आज अपने को एप्लीकेशन के क्वेश्चन लेने के थे, बहुत सारे लिस्ट इतनी लंबी चौड़ी लाया अपन। हाँ एक बार देख लो फिर रुकते हैं यहाँ पर इसको। tan A इज इक्वल टू n tan B, sin A इज इक्वल टू m sin B, बराबर है। देन शो दैट आगे क्या है, cos square A is equal to m square upon n square, दो cos square A is equal to m square minus 1 divided by n square। ये करेक्ट है क्या? ये जो लिखा आपने, ये जो लिखी ये बराबर है कि फिर? यस सर। ओके कोई बात नहीं, एक बार फिर से ट्राई करके देखेंगे क्या। एक बार tan A इज इक्वल टू, लाए तो सही, उसको कोई दिक्कत नहीं, लाएंगे तो सही, थोड़ा समय लगेगा। यहां तक ये सही है ऐसा? इसके लिए अपने को अलग से एक लेक्चर लेना पड़ता, नहीं तो फिर cos स्क्वायर A इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है कोई बात नहीं, यहां तक ही सही है। ये शो दैट वाला पार्ट है, और ये हमारे पास में है tan A इज इक्वल टू n tan B एंड sin A इज इक्वल टू m sin B। दोनों साइड से m और n हमने निकाल के देखे, बात नहीं जमी। cos स्क्वायर A 1 माइनस साइन A 1 प्लस साइन A। ठीक है एक काम करते, यहां से n निकालते पहले। n इज इक्वल टू वॉट, tan A अपॉन tan B। कोई बात नहीं थोड़ा रुक जाओ, और यहां से हमारे पास में m इज इक्वल टू साइन A अपॉन साइन B। ठीक, कंपोनेंटो डिविडेंडो प्लस 1 माइनस 1 m स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर माइनस 1। ओके ठीक, फिर से एक बार RHS लेकर देखेंगे यहाँ पर क्या m स्क्वायर माइनस 1 है, तो साइन स्क्वायर A अपॉन साइन स्क्वायर B माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1, यानी tan स्क्वायर A अपॉन tan स्क्वायर B माइनस 1। ठीक, साइन स्क्वायर A माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर B अपॉन, ओके, साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B अपॉन tan स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर B अपॉन tan स्क्वायर B। अगर बात नहीं तो कल भी देख लेंगे उसको, शायद गड़बड़ लग रही। साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B अपॉन साइन स्क्वायर B इंटू tan स्क्वायर B अपॉन tan स्क्वायर A माइनस ऑफ tan स्क्वायर B। ठीक है, अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर B की बात करें, 1 माइनस साइन स्क्वायर A साइन स्क्वायर B। तो बरोबर है, चलो कोई बात नहीं, इसको कल देख लेंगे अपन। लेकिन क्वेश्चन तो बहुत सारे भी लाए, एकदम 10 क्वेश्चन है, और क्वेश्चन मेरे हिसाब से ये स्टेट एनसीईआरटी के लिए तो ठीक है, लेकिन स्टेट बोर्ड वालों के लिए कोई ज्यादा नहीं हो गई। एंड अपने को क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेशन करना है, कुछ भी क्वेश्चंस नहीं करना है। तो जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, लास्ट ईयर पूछे हुए हैं, वो क्वेश्चंस लाएंगे तो आपका फायदा, क्योंकि स्पेशल अगर एनसीईआरटी अपनी बैच रही थी तो उनके लिए काम के बढ़ जाएंगे बहुत ज़्यादा में। तो क्वेश्चंस ऐसे लाओ कि जहाँ पर तुम्हारा फायदा हो, उसमें ऐसे लाओ क्वेश्चंस। सिर्फ नाम के बड़े बड़े क्वेश्चंस लाके अपने एक बार दो बार अटकेंगे, अपन कर तो लेंगे उसको, डोंट वरी, इसको भी कल कर ही लेंगे अपन, कल आएंगे तो पहले इसको खत्म करेंगे। लेकिन क्वेश्चंस ऐसे लाओ कि जो अपने एग्जाम में काम में आए। आर यू गेटिंग? सिर्फ बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस लाके वो तुम्हारे एग्जाम के काम के नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं है। स्टेट बोर्ड वालों को ये वाले मेरे हिसाब से नहीं है। अटेम्प्ट अपन इसको इसमें कर लेंगे, डाउट वगैरह में, फाउंडेशन वगैरह के डाउट में या आफ्टर डाउट उसमें कर लेंगे, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेशन के हिसाब से ये ठीक नहीं है। इसमें से
हाँ चलो एक क्वेश्चन बोल सकता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 8, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √2। ये क्वेश्चन है कि जो अपन स्टेट बोर्ड वालों को ले सकते। क्वेश्चन नंबर और अगेन 8, सिर्फ 8, और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, 8 और 9 ये क्वेश्चन अपन क्लास में देख लेंगे लगे, तो मुझे ऐसा लगेगा कि स्टेट बोर्ड वालों के लिए अच्छे। लेकिन आप भी क्वेश्चंस कलेक्शंस ऐसा रखो कि जो लास्ट ईयर बोर्ड में पूछे हुए हैं, कि जो तुम्हारे बोर्ड बुक के या डाइजेस्ट के या कहीं से, तो भी ऐसे कि जो रिलेवेंट बुक से स्टेट बोर्ड से रिलेटेड है। आर यू गेटिंग? वैसे क्वेश्चन लाओ, ऐसे क्वेश्चंस करते बैठेंगे अपना टाइम भी चला जाएगा और अननेसेसरी अपन ज्यादा मेहनत कर दी। ऐसा है, थोड़ा अपन देखते, कल बात करेंगे अपन एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव की, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के वर्डिंग क्वेश्चंस, वो पोल वाले, काइट वाले, फ्लाइंग वाले, एलिवेशन वाले, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। मैं थोड़ा टच कर देता हूं अभी, ये मेरे पास में रहने दो, लगे तो आपको लगा तो फिर बाद में मेरे पास से आपने सॉल्व करा के ले लेना। ओके, अपन क्या बात करेंगे कल? ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस की। डोंट वरी, मैं वही क्वेश्चंस लूंगा कि जिसमें अपना सिलेबस रिकवर भी हो जाए और आपका थोड़ा जरा बेनिफिट भी रहे। मतलब अननेसेसरी बड़े बड़े क्वेश्चन लेंगे तो गड़बड़ हो जाएंगी। ओके, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जब हमने देखी थे इससे पहले भी, तब मैंने बोला था क्या हमारे पास में एक रहता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एक रहता है लाइन ऑफ विजन और लाइन ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो अगर मैं यहां इसकी बात कर रहा हूं, रिकॉर्डिंग, अगर मैं यहां बात कर रहा हूं, क्या स्टार्टिंग पॉइंट अगर मेरा ये है तो ये एंगल ऑफ विजन आ जाएगा इस साइड से, मतलब जिधर अपना एरो जा रहा है, रे, ये जो रे है जिधर जा रही है अपनी, ये हो गया आपका एंगल ऑफ विजन, विजन ओनली, एलिवेशन नहीं। अब क्या होगा कि यहां से अगर कुछ स्टैंड होता है, एलिवेट होता है, ऊपर आएगा, सपोज करो यहां से हम जैसे जा रहे हैं यहां पर, तो ये साइड में अब जो बना एंगल, इसके बीच में ये जो एंगल बना, यानी उल्टे साइड में एंटी क्लॉकवाइज में, ये हो गया मेरे लिए कौन? एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हो गया मेरे लिए कौन? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एक सिंपल समझ कर चलो कि अगर अपन ने पतंग उड़ा रहे है ना, पतंग सपोज उड़ा रहे अपन, तो अपन अगर ग्राउंड से वो पतंग का एंगल है ना, ये सपोज करो पतंग ही है थोड़ी देर के लिए, ओके, तो अगर मैं यहां पर खड़ रहे कि इसको उड़ा रहा, राइट, तो ये पतंग का जो एंगल बन रहा है, देखो यहां से ग्राउंड से लेकर, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन में आएगा। और दूसरा, अपन मैं एक बिल्डिंग पर खड़ा हूं और एक बिल्डिंग पर ऐसा समझ के लो रनआउट के लिए बैट करते कि नहीं, रनआउट के लिए बैट, तो वो बिल्डिंग पर अपन एक अपने से इतनी बड़ी बैट है कि जमीन तक आ जा रही। ठीक है, सपोज करो ये यहां पर अपन है, ये बिल्डिंग है, अपना बिल्डिंग का टॉप है, और अपन ने ऐसे एक बैट ली, ठीक है, ये वाली बैट है मानकर चलते, ये ग्राउंड को टच हो गई, तो अब यहां पर ये जो एंगल बन रहा है हमारा कौन सा, कि ये जहां खड़े थे हम, यहां से लेकर, तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये बैट ने ये एंगल बनाई, ये एंगल मेरा रहेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब इसमें देखो एक जगह कंफ्यूजन ये होता कि सर वो डिप्रेशन में ये एंगल क्यों नहीं लेते, ये वाला, वो वाला एंगल नहीं रहता, एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया जाता है, ध्यान में रखना। अगर कहीं कंफ्यूजन आता है ट्रिग्नोमेट्री में तो सबसे मेजर कंफ्यूजन है क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन में ये वाला एंगल क्यों लेते। ठीक है, तो उसको थोड़ा क्लियर कर लो मेरे एंड से कि जब अपन पतंग उड़ा रहे तब ये एंगल बन रहा, तो हमने किसके साथ में लिए? हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में लिए। किसके साथ में लिए? हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में। और अगर हमने बैट नीचे भी रखे तब भी हम एंगल किसके साथ में लेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में ही लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में ही लिया जाएगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन रहो या एंगल ऑफ डिप्रेशन रहो, दोनों भी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में रहता। तो सर ये एंगल क्यों नहीं लेते? क्योंकि ये एंगल है वर्टिकल लाइन के साथ में। तो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन आर ऑलवेज मेजर विथ दी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन रहो या एंगल ऑफ डिप्रेशन रहो, ये हमेशा किसके साथ में लिया जाएगा? हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में, वर्टिकल लाइन के साथ में नहीं। राइट, अगर मैंने बोला कि हम पतंग उड़ा रहे और एंगल ऑफ एलिवेशन 10 है, 30 डिग्री है, तो अगर मैं पतंग उड़ा रहा और एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, मतलब ये है। ठीक है, और दूसरा एक रहता कि एक लाइट हाउस है, बोट हाउस, और उस पर से आप एक लाइट मार रहे, टॉर्च मार रहे, बराबर, और वो टॉर्च जो जा रही है उसका जो एंगल बन रहा है वो एंगल कौन सा बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। वो एंगल सपोज करो 50 डिग्री है, तो 50 डिग्री कहां रहेगा? ये वाला पार्ट रहेगा, ये वाला पार्ट रहेगा 50 डिग्री। अच्छा सर, ये वाला पार्ट अगर 50 डिग्री है, ये लाइट हाउस है, तो फिर ये वाला पार्ट कितना रहेगा? 40 डिग्री, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन, तो ये एंगल पूरा कितना बना?
ये 90 डिग्री है। तो अगर हमको एंगल ऑफ डिप्रेशन पता चल गया और ट्रायंगल हमारा बन रहा है ये वाला पार्ट, तो हमको ये वाला अंदर का भी एंगल पता चल जाएगा। और आपको दिया क्या रहता, एक तो रोप लेंथ दी गई रहती या टॉर्च की लेंथ दी गई रहती, या वर्टिकली कितने पर स्टैंड है, एक एरोप्लेन जा रहा है ना, एरोप्लेन जा रहा, फिर एरोप्लेन लैंड कर रहा, तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएगा 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन वो आसमान के साथ में बनाएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में बनाएगा 30 डिग्री। लेकिन वो जैसे डिप्रेशन मतलब ले रहा है, सपोज करो ये यहाँ से वो अच्छा नीचे लैंड कर रहा है और ये एंगल आपको 30 डिग्री दिया गया है और हमको इसकी हाइट दी गई है कि 2 किलोमीटर पर है कि 3 किलोमीटर पर है, फिर वो जहां पर गिरने वाला है वो भी डिस्टेंस दिया गया है। तो ये ट्रायंगल में हम खेल सकते हैं कि अगर ये 30 डिग्री है भैया तो ये कितना रहेगा 60, 30 प्लस 60 ये रहेगा 30, तो ये रहेगा 60। लेकिन लाइन ऑफ विजन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन रहती, लाइन ऑफ विजन हमेशा हॉरिजॉन्टल रहती, पहला पार्ट। दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन रहो या एंगल ऑफ डिप्रेशन रहो, दोनों भी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में ही बनाया जाता है एंगल। फिर हमको हमारे हिसाब से अगर ये 30, दिस इज 30 डिग्री, देन ट्रायंगल जो बनने वाला है ये वाला ट्रायंगल, वो ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल हमको ऑलरेडी, अगर ये दिया गया है डिप्रेशन, तो 100% ये वाला हम निकाल सकते। क्योंकि क्या 30 डिग्री ये एंगल, यानी ये वाला एंगल, ओके, अलग पेन से अगर मैं इसको मार्क करूं, ये वाला एंगल अगर हमको दिया गया और हमको ट्रायंगल का काम है, तो ये वाला एंगल हम आसानी से निकाल सकते। अगर ये 30 डिग्री दिया गया है तो ये 60 डिग्री रहेगा, ये 60 डिग्री दिया गया है तो ये 30 डिग्री रहेगा, ये अगर 45 डिग्री दिया गया है तो ये भी 45 डिग्री रहेगा। यानी हमको एंगल ऑफ डिप्रेशन का टेंशन नहीं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में सिर्फ पढ़ता हूं तो आप समझ जाओगे कि इसमें एंगल ऑफ इलेवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का कितना ज्यादा काम रहता है, मतलब आपकी जो बुक्स में के जो कुछ क्वेश्चन है। ओके, यानी हम सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, देखेंगे तो इसको हम कल, मेरे हिसाब से तो ज्यादा कुछ हेवी पार्ट उसका है नहीं। फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, ठीक है, मैं सिर्फ डायग्राम निकाल रहा हूं, आपको एंगल बताना है, एंगल बता दिए तो ट्रिग्नोमेट्री वैसे ही सिंपल, फिर कोई दिक्कत नहीं। फ्रॉम द टॉप ऑफ द, कहां गया, हाँ, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट ए शिप मेक्स एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, तो वो लाइट हाउस आपका रहेगा स्ट्रेट, ठीक है, वो लाइट हाउस आपका रहेगा स्ट्रेट। मानकर चलते कि ये है टॉप ऑफ द लाइट हाउस, ये वाला पार्ट करेक्ट है, दैट इज द टॉप ऑफ व्हाट, टॉप ऑफ लाइट हाउस। अब कुछ बातें इसमें थोड़ा ये है कि सर लाइट हाउस क्या रहता है, ये क्या रहता है, अलग अपने को नहीं, टॉप है मतलब बिल्डिंग पर खड़े हुए, राइट। एक अपार्टमेंट से अपने सब्जी वाले को नीचे देख रहे, गाड़ी वाला जो रहता है ना आजकल, कि अपन अपने बिल्डिंग पर खड़े हुए और एक दूर से सामने वाले रोड पर सब्जी वाला जा रहा, तो वो भी वही पार्ट हो गया, ठीक है। ये हम बिल्डिंग पर है और यहाँ पर सब्जी वाला है रोड पर, ये रोड पर सब्जी वाला है, तो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा रहेगा, ये वाला पार्ट रहेगा। ओके, देखो क्या है, फ्रॉम द टाइप ऑफ द लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट ए शिप मेक्स एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री, यानी 100% कहीं ना कहीं यहां पर शिप होंगी, ये शिप रहेगा ना, SHIP है, SHIP है, ओके, वो SHEEP कौन सा है, मेंढी, ठीक है, ये हमारे पास में है एक शिप, ठीक। ये रेगुलर वर्डिंग वाले क्वेश्चन है, लाइट हाउस वाले, फिर 2 पोल्स वाले, बिल्डिंग्स आर सिटिंग अपार्ट ईच अदर वाले, ठीक, ये हाँ, और कटिंग ट्री वाला, क्या बोलते पतंग उड़ाने वाला, काइट वाला, ठीक है। अब देखो शिप मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री, यानी 100% हमको ये दिया गया है, ये यहां से लाइट हाउस से ऑब्जर्वर देख रहा और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना रहा 60 डिग्री, तो ये 100% 90 डिग्री, क्योंकि वो स्ट्रेट रहेंगी। बाय डिफॉल्ट कंसिडरेशन है कि ये स्ट्रेट वर्टिकल लाइन है, ये स्ट्रेट वर्टिकल लाइन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये लाइट हाउस है, एक है, ये एक लाइट हाउस है, और टॉप ऑफ द लाइट हाउस मतलब ये वाला पार्ट है। अब यहां से अगर ऑब्जर्वर देख रहा है तो यहां पर कहीं तो भी एक जगह शिप है, उसने एंगल कितना बनाई 60 डिग्री, यानी हमको कौन सा एंगल दिया गया है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये वाला एंगल दिया गया है। अगर ये एंगल 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये अंदर वाला एंगल क्या रहेगा 30 डिग्री। आपको ट्रायंगल कंप्लीट करना है, बाकी का आंसर आसानी से बन जाएगा। हाँ 120 60 और 30 90 होते ना, हाँ ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर्स, यानी ये 90 मीटर है हाइट हमेशा स्ट्रेट रहती, ध्यान में रखना। और देन फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस, हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस, मतलब आपको ये डिस्टेंस निकालना है। मानकर चलते ये डिस्टेंस x है। अब देखो यार, अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री, एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना रहता 180 डिग्री। तो अगर ये 30 60 90 है तो हमारे पास में थ्योरम क्या है 30 60 90 के हिसाब से, क्या 30 के अपोजिट जो साइड रहती है
वो हाफ ऑफ हाइपोटेनियस रहती है, बराबर है। तो कर सकते हैं आप इसको, ये आ गया। तो अगर नहीं मालूम तो देखो मैं बताता हूं। क्या सपोज करो मैं सपोज करो इसको, एक मिनट रुक जाओ। अगर मेरे पास में ये x है, ठीक है, तो 60 के अपोजिट जो साइड रहती है, अपोजिट ऑफ 60 डिग्री, यानी ये वाली पार्ट यानी 90 इज √3/2 टाइम्स हाइपोटेनियस, बराबर है। मैं इसको बोलता हूं ये x है और ये बोलता हूं डिस्टेंस y है, मानकर चलते। तो हम सबसे पहले निकालेंगे क्या हाइपोटेनियस, क्या अपोजिट ऑफ 60 यानी ये 90 मीटर जो है हमारे पास में, दिस इज √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस। तो आपका x बन गया 90 × 2/√3, ठीक है। फिर x इज इक्वल टू 90 × कितना हो जाता है 180। तो 180 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना 60 × 3/√3, ठीक है। फिर 60 × 3 को लिख सकते हैं हम √3 × √3/√3, √3 गेट कैंसल। तो आपका x क्या बन गया 60√3, ठीक है। सर हमारे को x निकालना ही नहीं था, हमको तो y निकालना था ना। हमको क्या निकालना था, x कितना आ गया आपका 60√3। अब दूसरा पार्ट 60√3 मीटर, ओके बन गया, चलो ठीक है। अब क्या बोलेंगे, क्या 30 डिग्री के अपोजिट जो भी रहेगा वो हाफ ऑफ हाइपोटेनियस रहता है। 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम, क्या 30 डिग्री के अपोजिट हाफ ऑफ हाइपोटेनियस और 60 डिग्री के अपोजिट √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। तो 30 डिग्री के अपोजिट है y इज 1/2 टाइम्स हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना आ गया 60√3, तो ये 2 3 यानी 30 × √3। अब जनरली ये √3 की वैल्यू हमेशा दी जाती है 1.73 वगैरह, जो भी 1.73 ये 1.732, उस हिसाब से ये क्या हो गया आपका 51.9 मीटर। सर यहां पर ये हाइपोटेनियस पहले निकालना जरूरी है क्या? यस निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में कुछ है ही नहीं 30, 60, 90 के अलावा। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते, अलग टाइप का थोड़ा, मतलब इससे मैं थोड़ा एंगल ऑफ इल्यूएशन के बारे में बात कर। ओके देखो ये ऐसे क्वेश्चन से कुछ, अ काइट इज फ्लाइंग, अच्छा ये भी एंगल ऑफ इल्यूएशन दिया गया है क्या? अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर। देखो हाइट बोले ना, जहां पर हाइट वर्ड आ गया तो सीधा चले जाना एकदम स्ट्रेट, ये वाला पार्ट, ये होगी हाइट। अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर, यानी ये 100% 60 मीटर है, यहां पर हमारा पतंग है। ओके, अबव द ग्राउंड द स्ट्रिंग इज अटैच टू द काइट इज टाइड टू द ग्राउंड। समझ में आ रहा है? क्या मानकर चलते कि कहीं तो भी धागा एक इससे बांधा हुआ है, और ये तो हम क्या बोल देंगे इसका, थोड़ा हम ऐसा बोल देंगे इस टाइप से। चलो मानकर चलते हैं हमारे पास में ये वाला पार्ट, यहां पर ये ऐसा पतंग उड़ा रहे अपन ऐसा, और यहां पर कहीं तो ये, यहां पर कहीं तो भी ये पतंग बंधा हुआ है, ठीक है। और हम चले गए यहां से, तो ये हाइट होगी 60 मीटर। ये हाइट कितनी होगी हमारे पास में 60 मीटर, ठीक है। पतंग है ऊपर, ये हाइट होगी हमारे पास में 60 मीटर। यहां पर कहीं तो भी काइट है, राइट। तो काइट मतलब ये सपोज करो लास्ट में ऐसा ये पतंग अलग डिजाइन का, और ऐसा पतंग उड़ रहा, और यहां पर ये बंधा हुआ है, यहां पर गार्ड बनते ना इसको अपन। ओके, आगे क्या बोल रहा है, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। 60 डिग्री विद द ग्राउंड, तो ग्राउंड कौन है, ये ग्राउंड रहेगा ना, तो हम क्या बोल देंगे ये एंगल कितना है, वो तो सिंपल दिया गया है, तो डायरेक्टली दिया गया है कि 60 डिग्री। अज्यूमिंग द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट, वो तो है, अज्यूम करना ही पड़ेगा ना, स्ट्रिंग नहीं तो झोल खाने वाली पतंग बोलेंगे उसको। अज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग, ये है स्ट्रिंग, ये है हमारे पास में क्या है स्ट्रिंग, दैट इज स्ट्रिंग, ठीक। अज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मतलब क्या निकालना पड़ेगा हमको, हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा, ये है ना स्ट्रिंग, राइट। अब देखो यार ये 90 डिग्री है क्योंकि हमको बाय डिफॉल्ट कंसिडरेशन हाइट है, फिर ये एंगल कितना रहेगा आपका 30 डिग्री। तो ये ट्राइंगल आपका कितना हो गया 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब मैं क्या बोलूंगा, क्या हमको साइड कौन सी दी गई है, अपोजिट ऑफ 60 डिग्री, मतलब ये दी गई है। तो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री यानी ये कितनी है 60 मीटर। तो मैं इसको ट्राइंगल का नाम देता हूं ABC, हमको निकालना है AC। तो AB इज √3/2 टाइम्स हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, दैट इज सपोज x। तो ये हो गया आपका x, दैट इज AB इज गिवन 60, 2 इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/√3 इज इक्वल टू x। देखो 10th के बच्चे क्या करते हैं, मैं थोड़ा आपको एक बता देता हूं, अपने हाथ से पैर पर कुराड़ी मारना किसको बोलते हैं, यहां पर।
√3 की वैल्यू दी गई थी आपको, कितनी थी √3 की वैल्यू? 1.732 सपोज करो ये दी गई है। बहुत सारे बच्चे क्या करते मालूम है, ये 120 अपॉन 1.732 करते और यहां पर गमाते अपने पूरे के पूरे 5, 7, 10 मिनट, क्योंकि आप डिवीजन कैसे कर पाओगे इसका? करते ऐसा, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते इसको, फिर उसको लेते बैठते हो। अच्छा 1.120 फिर इसको मल्टीप्लाई करो, अच्छा कितने से हो रहा? 7 से हो रहा? नहीं 6 से हो रहा। फिर ऐसा बढ़ता। वैसा करने का नहीं है। क्या करने का, अगर डिनोमिनेटर में ऐसी कोई टर्म आई √3 टाइप की, तो क्या करने का अपन ने, इसको ऐसा नहीं करने का। जो है ना ये 120 को, ये x इज इक्वल टू क्या है 120 अपॉन √3 है, तो ये 120 डिविजिबल बाय 3 है ना, तो हम इसको ऐसा कर सकते 40 इंटू 3 अपॉन √3। 120 को लिख सकते हैं अपन 40 इंटू 3, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा 40 इंटू 3 को कैसे लिखा जाएगा √3 इंटू √3 अपॉन √3, और ये करना आसान है, फिर √3 गेट कैंसल। x इज इक्वल टू 40 इंटू 1.732। अब इसका मल्टीप्लीकेशन कर सकते 6928 मीटर, ठीक है। ये मल्टीप्लीकेशन करना एकदम 5-7 सेकंड का काम है, लेकिन ये डिवीजन करना ये तो 5-6 मिनट का काम है। 5 मिनट का काम पकड़ लो, 4 मिनट 5 मिनट का, लेकिन अगर ऐसा करे तो फिर ये आंसर फास्ट आ जाएगा। ऐसा समझ में आ रहा है क्या? और स्ट्रिंग, और दूसरा समझ कर चलना कि हमने क्या निकाले, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकाले, ठीक है। देखो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकाले, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है, इस ट्रायंगल की हाइपोटेनियस है, ये साइड कितनी है 60 मीटर है, तो हमारा आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है ये पता क्या चलेगा, क्या राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड लेंथ हाइपोटेनियस रहती और हमारे पास में एक साइड लेंथ 60 मीटर है, तो 100% मेरा ये 60 मीटर से बड़ा आना चाहिए, तो बड़ा आ गया 69.28, मतलब 60 से बड़ा है, मतलब मेरा आंसर करेक्ट है। तो ये उसका थोड़ा एक एडजस्टमेंट अपन बोल सकते हैं, क्या राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड लेंथ रहती हाइपोटेनियस, और हमको यहां पर हाइपोटेनियस ही मतलब स्ट्रिंग लेंथ पूछी गई थी, हाइपोटेनियस पूछी गई थी, और ये ट्रायंगल की 60 मीटर एक साइड दी गई थी, इसका मतलब ये हमारा 60 से ऊपर आना चाहिए। कुछ क्वेश्चन इसमें अगर एंगल ऑफ इलेवेशन डिप्रेशन समझ में आ गया, क्वेश्चन फ्रेम करते आ गया, और थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा कि अपन पतंग उड़ा रहे तो पतंग ऊपर ही उड़ती, जमीन के अंदर नहीं आती, ठीक है। अब लाइट हाउस पर हम खड़े तो लाइट हाउस ऊपर ही रहेगा, नहीं तो नीचे चले जाएगा, बेसमेंट में नहीं। बिल्डिंग है तो बिल्डिंग पर अपन खड़े और ऊपर से किसको पत्थर मारे, है ना, इफ अ स्टोन इज थ्रोन, ऐसा कुछ रहा, तो अब बिल्डिंग के टॉप से, अगर ये बिल्डिंग है और इसके टॉप से मैं अगर किसी को पत्थर नीचे मार रहा हूं तो न्यूटन के हिसाब से पत्थर नीचे जाएगा, नहीं सारा ऊपर मारेंगे तो फिर वो उतना नहीं, इतना परफेक्शन नहीं, नीचे मारे तो उसका एंगल एक बनेगा पर्टिकुलर, राइट। अगर अपन बोलेंगे अपन ने एक आंधी पोल भी ऐसा ही कर दिए, एक पोल पर खड़े, एक आता है शैडो वाला क्वेश्चन आता है, वो इंपॉर्टेंट है थोड़ा, 2 बिल्डिंग आमने सामने खड़े हुए और 2 लड़के उसके ऊपर से पतंग उड़ा रहे, उसके बारे में भी है, ठीक है। मतलब ये एक बिल्डिंग है, यहाँ पर ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, और यहाँ से कोई पतंग उड़ा रहा है ऐसा, और यहाँ से कोई ऐसा कोई पतंग उड़ा, इस टाइप से, मतलब कुछ तो भी फेस टू फेस वगैरह में क्या हमारे पास में इस टाइप के क्वेश्चंस रहे, तो क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एक बार समझ में आ गया तो फ्रेम करना आसान है, और कैलकुलेशन इजीली, जहां कैलकुलेशन में गड़बड़ होती है मैं थोड़ा आपको टच कर दूंगा कि ऐसे कैलकुलेशन करने के लिए रास्ता ये लगाना, ये वाला पार्ट, ठीक है। जैसे हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अपन कल एक काम करेंगे, यानी मंडे के दिन मैं 8-10 क्वेश्चन थोड़े उसको फोटोज निकालकर इसमें पेस्ट कर दूंगा पहले, तो क्वेश्चन पढ़ने का वो टाइम अपना बच जाएगा। तो जितने 8, 10, 15 क्वेश्चन जितने होंगे पिछले साल के पूछे हुए, एक लेक्चर में उड़ा देते, और ट्यूसडे से अपन स्टार्ट करेंगे फिर सर्कल। और मेरा कहना है कि ऐसे क्वेश्चंस आप लाओगे तो आपका टाइम वेस्ट ज्यादा होगा, आप क्वेश्चंस पर मेरे पर छोड़ दो, क्वेश्चन मैं निकाल कर लाता हूँ, जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है स्टेट बोर्ड के हिसाब से वही लाता हूँ। ये थोड़े बड़े क्वेश्चन अपन साइज में भी लेंगे तो कोई सेंस नहीं बनेगा, आपकी अननेसेसरी मेहनत भी चल जाएंगे, और वो रिलेवेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 कंप्लीटली रिलेवेंट क्वेश्चन है स्टेट बोर्ड के हिसाब से, तो मैं बोलूंगा इसको ऐसे क्वेश्चंस में आप अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। अगर ऐसे क्वेश्चंस रहे तो उसको फाउंडेशन में देख लिया करेंगे अपन, कि जिनको ऐसा लगता है कि फाउंडेशन वगैरह में, तो अपन फाउंडेशन में ऐसे क्वेश्चंस देख सकते हैं।